हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जितने भी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 वाले स्टूडेंट हैं, उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप से रहेगा, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, कौन से सेक्शंस रहेंगे और कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होगा और किस सेक्शन से कितने मार्क्स का आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ये सब चीजें बताइए। तो स्टूडेंट, आज हम उसी सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट, इसलिए अगर आप भी इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिले, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं समीर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, मैं अपने इस चैनल पर क्लास 11th 12th बीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, यह है क्लास 12th सेशन 2020 से 2021 मैथमेटिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा। एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी, और दोनों पार्ट को सॉल्व करना आपके लिए कंपलसरी है। पार्ट ए जो है वो आएगा 24 मार्क्स का और पार्ट बी आएगा आपका 56 मार्क्स का। और पार्ट ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होगा और जो पार्ट बी होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप वाला होगा। तो स्टूडेंट, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपको हर क्वेश्चंस में चॉइसेस देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं पार्ट ए में क्या क्या कौन कौन से सेक्शंस रहेंगे। तो पार्ट ए में सेक्शन फर्स्ट रहेगा और सेक्शन सेकंड रहेगा। सेक्शन फर्स्ट में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो टोटल कितने होंगे 16 होंगे। और पार्ट ए में ही सेक्शन सेकंड होगा, तो सेक्शन सेकंड जो है उसमें 2 केस स्टडीज होंगी। ईच केस स्टडी कंटेन 5 एमसीक्यू। तो ईच केस स्टडी में क्या होगा, 5 क्वेश्चंस होंगे। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यू। और आपको क्या करना है, ईच केस स्टडी से 5 में से 4 एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। अब वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उस हिसाब से केस स्टडी में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 8 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गई पार्ट ए के सेक्शंस की बात। अब जानते हैं पार्ट बी के सेक्शंस की बात। तो पार्ट बी में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 3rd, सेक्शन 4th एंड सेक्शन 5th। अब इनको भी जान लेते हैं। सेक्शन 3rd जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन 4th जो होगा उसमें 7 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन 5th में 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट, यह था पूरा पेपर का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो आपकी टाइमिंग होगी वो 3 आवर्स होगी और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 80। ये थ्योरी की बात होगी और बाकी जो 20 मार्क्स होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पार्ट ए को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चंस हैं, उन सारे 16 क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इसलिए बने रहे वीडियो में मेरे साथ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में और इजी वे में करवाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, सेक्शन फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फंक्शन f r to r डिफाइन एज fx इक्वल्स टू x क्यूब इज 1 और नॉट। तो स्टूडेंट, हमें चेक करके बताना है जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में वो 1 है या नहीं। तो स्टूडेंट, करते हैं इसे। सबसे पहले स्टूडेंट, ये आपके चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी फंक्शन को हमें 1 चेक करना होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए हम fx1 को इक्वल करते हैं fx2 के। अब इस केस में fx कितना है, x क्यूब है, तो fx1 कितना हो जाएगा
x1 क्यूब इक्वल हो जाएगा x2 क्यूब के, यहां से क्योंकि हमें fx गिवन है x क्यूब, तो fx1 हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा x1 क्यूब, जो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम fx2 फाइंड करेंगे, वो कितना आएगा x2 क्यूब, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब x1 क्यूब इक्वल है x2 क्यूब के, तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, x1 इक्वल हो जाएगा किसके, x2 के। क्या है x1 इक्वल टू x2, यानी फंक्शन fx इज 1 1। तो स्टूडेंट 1 1 चेक करना था हमें, और हमने यहां से चेक कर लिया। तो स्टूडेंट जब भी कभी हमें किसी भी फंक्शन को 1 1 चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, fx1 को fx2 के इक्वल पहले से लेके चलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे fx1 को fx2 के इक्वल लेके चले हैं, और हम फाइनल सॉल्व करते करते कहां तक पहुंच गए, x1 इक्वल टू x2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलते हैं फंक्शन fx जो है वो क्या है, 1 1 है। तो इस केस हमारा फंक्शन fx इक्वल टू x क्यूब जो है वो क्या है, 1 1 है। तो हमें यही चेक करना था कि 1 1 है कि नहीं, बट 1 1 है। अब स्टूडेंट मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि हर सेक्शन में आपको क्या चॉइस मिलेगी, और इस क्वेश्चन की चॉइस में ये वाला क्वेश्चन है। अब इसे भी देखते हैं। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए हुज Na इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी सेम आपके चैप्टर फर्स्ट से, रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसकी Na की वैल्यू दे रखी है 3, जहां पे A क्या है, कोई सेट है। तो हमें बताना है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल है किसी सेट में, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, वो है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो स्टूडेंट ये है फॉर्मूला नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करने का, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 6। तो स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया है, 2 की पावर 6। यानी कि ये जो सेट ए दिया है इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो क्या है, 2 की पावर 6। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसको अभी हमने सॉल्व किया। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो क्लास 12 मैथ्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उनके लिए तो ये काफी इजी हो रहा होगा, उनको समझ में आ रहा होगा। बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ी नहीं होगी, या कुछ कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, तो हो सकता है उनके समझ में आए या ना आए। बट हमें तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं आपको ईच क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या क्वेश्चन 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 है आर रिलेशन आर इन एस, और एस हमें क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 इज डिफाइंड एज आर इक्वल, और ये रिलेशन क्या है, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, which elements of relation are be removed to make R an equivalence relation। तो स्टूडेंट हमें सेट S दिया हुआ है और रिलेशन R ये दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि इस रिलेशन R में से कौन से एलिमेंट को हम रिमूव कर दें इन चारों में से, जिससे कि जो ये रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी आपके चैप्टर फर्स्ट से यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन से, तो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं आपको कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या अगर हम ये बोले कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा। फर्स्ट कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव, सेकेंड है सिमेट्रिक,
थर्ड है ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अब हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इस रिलेशन में से हम कौन सा एलिमेंट को हटा दें या रिमूव कर दें जिससे रिलेशन क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, क्या आखिर ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सेट था हम पे 1 2 3, तो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझा होगा। जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या होता है, उनके एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, जैसे 1,1 2,2 3,3, यानी कि रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव तो है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 हमें दिख रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो सिमेट्रिकली क्या होगा, 2 1 को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर में। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन आर में सिर्फ 1 2 एलिमेंट ही प्रेजेंट है, 2 1 एलिमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब 2 1 एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो ये जो रिलेशन आ रहा है ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो यानी कि ये कंडीशन कैंसिल हो गई। अभी आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बट हमने देखा पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि हम कौन से एलिमेंट को इस रिलेशन आर से हटा दें जिससे ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1,2, यानी कि अगर हम इस रिलेशन आर से इस एलिमेंट को अगर हटा दें, इन तीन एलिमेंट्स को रहने दें, तो हमारा रिलेशन आर जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। A relation R in the set of real number R defined as R equal to है ब्रैकेट में a comma b such that root a equals to b is a function or not justify। यानी कि हमें बताना है कि जो ये हमें रिलेशन दिया हुआ है a और b में, ये फंक्शन है भी कि नहीं, हमें चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हमें क्या दिया हुआ है, a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, r को। r क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ द रियल नंबर, यानी a भी रियल है और b भी रियल है। और कंडीशन में क्या दे रखी है, रूट a इक्वल टू b। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू -1 डालें तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रूट -1 इक्वल टू बी, यानी कि b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहां से, आयोटा। और आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हमें कंडीशन के शुरू में क्या दिया हुआ था कि a, b बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर हम यहां से देखें तो जो b है वो क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि हमें कंडीशन के शुरू में क्या बताया गया था कि a और b क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिलेशन r है वो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें a, b क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और यहां से हमने क्या देखा, a को -1 पुट करके जो b की वैल्यू निकली वो निकली कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि b है क्या एक्चुअल में, रियल नंबर। तो ये जो हमें कंडीशन दे रखी थी ये फुलफिल नहीं हो पाई। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन r है इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एन इक्विवेलेंस रिलेशन R in capital A divides it into equivalence classes capital A1, capital A2, capital A3। और हमसे फाइंड आउट करने को बोला है A1 यूनियन A2 यूनियन
एंड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट ये भी आपके चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये पता होगा तो इसमें A1 यूनियन A2 यूनियन A3 को हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 की वैल्यू जो होती है वो सेट A के इक्वल होती है, और जो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 की वैल्यू होती है वो हमारे फाई के इक्वल होती है, यानी कि नल सेट के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 की वैल्यू A होगी और A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 की वैल्यू 5 होगी। तो स्टूडेंट अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कोई सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी? एक क्लास ही हो जाएगी 1 2 3 4 5, एक हो गई 6। तो स्टूडेंट इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अ सेट ए। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस, और इसको हम एज्यूम करते हैं ये है A1, ये है A2 और ये है A3। यानी कि सेट ए को हमने 3 इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें से ये हो गया A1, ये हो गई A2 और ये हो गई A3। अब हम देखते हैं यहाँ पे A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अगर हम देखें यानी कि इन तीनों का यूनियन करें तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब फंडामेंटल सीखते हैं हम सेट थ्योरी की, उसमें पढ़ा होगा कि जब भी यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 यहां से आ जाएगा, 4 5 यहां से आ जाएगा, 6 यहां से आ जाएगा, तो हमें होल सेट ए मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेट ए के। अब अगर हम देखें A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो स्टूडेंट ये भी आपने सेट थ्योरी के फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो A1 और A2 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। A2 और A3 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो अगर हम A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 बोलेंगे तो ये क्या होगा? फाई, यानी कि नल सेट, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये वही तो आ गया जो मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पे। तो स्टूडेंट हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सीख लिया विद एग्जांपल के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आखिर फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n एंड m क्रॉस 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो है वो है 3 क्रॉस n और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस 5 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 3b। तो यानी कि स्टूडेंट हमें फाइंड करना है 5a माइनस 3b का जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर। तो स्टूडेंट मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से मैट्रिक्स की चैप्टर को पूरा कवर कर चुका हूं विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे उन वीडियो को देखने से आपका मैट्रिक्स जो होगा वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन 4 है ये आपका चैप्टर 3 मैट्रिसेस से। अब इसमें क्या है कि हमें ऑर्डर फाइंड करना है किसका? 5a माइनस 3b का। तो स्टूडेंट मैंने अपनी मैट्रिसेस की वीडियोस में बता रखा है कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है। तो स्टूडेंट उसमें से सबसे पहली कंडीशन थी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन थी वो थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट यूज करेंगे पहली कंडीशन में कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उनका ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे? ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस n
और बी का ऑर्डर है m क्रॉस 5 और हमें ऑर्डर किसका फाइंड करना है 5a माइनस 3b का। तो ऑर्डर कैसे फाइंड होगा, मैंने क्या कहा मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी कि ये जो 3 है ये इक्वल हो जाएगा m के और ये जो n है ये इक्वल हो जाएगा 5 के। तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 3b इक्वल हो जाएगा 3 क्रॉस 5 के। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस 5 और वो आप यहां से भी देख सकते हो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 और n की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 5। अब b में m की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 5, तो b का ऑर्डर भी हो गया 3 क्रॉस 5। अब जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे 5a माइनस 3b को, तो उसका ऑर्डर भी क्या आएगा 3 क्रॉस 5। तो स्टूडेंट बस इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना था, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है। अब स्टूडेंट हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड ए स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है वेयर ए इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उनके एलिमेंट्स जो है वो गिवन है हमें। ए आई जे इक्वल है 1 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे और 0 इफ आई इक्वल टू जे। तो हो सकता है स्टूडेंट आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चक्कर है, आई इज नॉट इक्वल टू जे की वैल्यू 1 और आई इक्वल टू जे की वैल्यू 0। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैट्रिक्स ए को बनाएंगे जो कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करते हैं। तो सपोज दैट जो मैट्रिक्स ए है वो कुछ इस टाइप का होगा जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा और जिसके एलिमेंट क्या होंगे a11 a12 a21 a22। तो स्टूडेंट अब हमें यहां पे समझना है a11 ये पहला जो है वो i है और ये j है, यानी कि उसने क्या बोला जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा तो वैल्यू 1 होगी, i इक्वल टू j होगा तो वैल्यू 0 होगी। अब इस केस में क्या है a11 दोनों की वैल्यू इक्वल है तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a12 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a21 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस कंडीशन के हिसाब से अब हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है ए स्क्वायर। तो मैट्रिक्स ए भी हमें गिवन है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है 0 1 1 0, ये भी है 0 1 1 0। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इसको भी मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जहां से जाके आप दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहले इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अगला क्या आएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अभी क्या आएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब इसको हम फाइनली सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, यानी फाइनली हमारा कौन क्या आ गया 1 0 0 1। तो स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू ये मैट्रिक्स हो गया और ये मैट्रिक्स जाना पहचाना मैट्रिक्स है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का। तो स्टूडेंट हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2 का। अब इसी के चॉइस में हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे अभी हम करते हैं। गिवन दैट A is a square matrix of order 3 cross 3 and determinant of A equals to -4, तो find determinant of adjoint है। तो स्टूडेंट ये आपके डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का यूज है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपस में क्या है कोरिलेटेड है, इसलिए उसका क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो A स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का है और उसका डिटरमिनेंट क्या है -4 है, तो हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है।
तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब स्टूडेंट अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी दी हुई है -4, यहाँ पे आ जाएगा -4, और n क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3, तो इसकी वैल्यू जाएगी 3 - 1 यानी कि -4 की पावर 2, तो आंसर हो गया 16। तो स्टूडेंट आंसर हो गया 16। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी था। अगर आपको एक प्रॉपर्टीज पता होगी तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में चॉइस का क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या 6 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल है aij बी या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -7, फाइंड a11 a21 प्लस a12 a22 प्लस a13 a23। तो स्टूडेंट ये हमारे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, ऑर्डर 3x3 का है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -7 है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी। तो स्टूडेंट जो एक स्मॉल ए बेस पे 1 1 लिखा है या स्मॉल ए बेस पे 1 2 या स्मॉल ए बेस पे 1 3 लिखा है, ये क्या है हमारे मैट्रिसेस के एलिमेंट्स। बट जो कैपिटल ए बेस पे 2 1, कैपिटल ए बेस पे 2 2 और कैपिटल ए बेस पे 2 3 लिखा है, तो अगर आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा तो ये जो होते हैं ये होते हैं कोफैक्टर्स। तो स्टूडेंट कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, माइनर के थ्रू। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए डिटरमिनेंट की, वो है ये कि a11 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a11 प्लस a12 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a12 प्लस a13 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a13 इक्वल, जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि जो एलिमेंट्स हमें गिवन है उसी का कोफैक्टर का मल्टीप्लाई अगर उसके साथ किया जाए और उन सबको प्लस किया जाए तो जो हमें वैल्यू इसकी मिलेगी वो मिलेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी। तो ये क्या है a11 a21 प्लस a12 a22 प्लस a13 a23। तो स्टूडेंट इसमें इस एलिमेंट्स का ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर तो है नहीं, और सिमिलरली इसमें भी इस एलिमेंट का ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है नहीं, और सिमिलरली इसमें भी इस एलिमेंट्स का ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है नहीं। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन जो है वो हमारा इंटीग्रेशन पे बेस है, इसको भी करते हैं। और आप में से कई सारे स्टूडेंट ने इंटीग्रेशन किया भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन 7 का, क्या है e की पावर x 1 माइनस कॉट x प्लस कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं e की पावर x dx प्लस e की पावर x माइनस कॉट x प्लस कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसको हमने क्यों किया वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन को जो आप देख रहे हो ना, e की पावर x ब्रैकेट में माइनस कॉट x प्लस कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, अगर आपको पता हो तो ये इंटीग्रेशन का कौन सा टाइप है, ये इंटीग्रेशन का ये वाला टाइप है, e की पावर x fx प्लस f डैश x इंटू डी एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है e की पावर x fx प्लस c। स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि e की पावर x के साथ क्या इंटू हो रहा है, कोई फंक्शन, और उसके साथ प्लस क्या हो रहा है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर x fx प्लस c। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप ये इंटीग्रेशन इजिली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको ये शॉर्टकट
नहीं पता तो ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है काफी लेंदी हो जाएगा, कई सारे स्टेप्स में आएगा और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट इस शॉर्टकट को ध्यान में रखिए। तो स्टूडेंट देखिए इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया। तो इसलिए स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे। तो स्टूडेंट e की पावर x dx का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, e की पावर x होगा प्लस, अब इन दोनों में fx कौन है और उस f डैश x कौन है। अगर हम देखें तो ये हमारा fx हो गया और ये हमारा f डैश x हो गया। अब क्यों? क्योंकि जो cot x होता है, cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, बट इस केस में हमने fx किसको माना है माइनस cot x को, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। तो इसका फाइनली आंसर इस शॉर्टकट से क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस cot x प्लस c। अब स्टूडेंट हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं e की पावर x 1 माइनस cot x प्लस c। तो स्टूडेंट इस 7 क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया e की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस cot x प्लस c। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन की हम अगली चॉइस पे चलते हैं। उसमें क्या हमें फाइंड करना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। और अगर मैं आपसे बोलूं ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायरेक्ट 0। तो स्टूडेंट कैसा लगा शॉर्टकट? क्वेश्चन देखते ही हमने विद इन सेकेंड सॉल्व कर दिया, इसका आंसर क्या है 0। अब कैसे है इसे जानते हैं। तो स्टूडेंट आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है एक तो होती है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स और एक होती है 0। अब ये कब होती है ये प्रॉपर्टीज 2 0 से एफ एक्स डी एक्स कब होता है जब एफ एक्स जो होता है वो क्या होता है इवन फंक्शन, और 0 कब होती है जब एफ एक्स क्या होता है ऑड फंक्शन। अब स्टूडेंट ये तो काफी बेसिक है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन को हम कब इवन फंक्शन बोलते हैं और कब ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर f माइनस ऑफ x इक्वल आ जाता है एफ एक्स के तो हम बोलते हैं ये जो फंक्शन है ये क्या है इवन है। बट अगर f माइनस एक्स की वैल्यू आती है माइनस एफ एक्स तब हम बोलते हैं जो ये फंक्शन है ये क्या है ऑड। बट इन दिस केस इस केस में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगर हम इसका f माइनस एक्स फाइंड करते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर साइन माइनस एक्स। अगर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन माइनस ऑफ एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी कि यहां से क्या आया माइनस और इसकी वैल्यू क्या है एफ एक्स। तो स्टूडेंट आपने देखा f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स है वो क्या होगा ऑड फंक्शन। तो स्टूडेंट जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो उसके लिए आपको इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना पड़ेगा तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा शॉर्ट में। तो ये उसका शॉर्टकट था। बट अगर आपको नहीं पता तो आप पहले इंटीग्रेट करोगे फिर उसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगी। और अगर आपको ये ट्रिक पता है प्रॉपर्टीज पता है तो विद इन सेकेंड आप कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x स्क्वायर द x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले चैप्टर से है, जिसमें आप इंटीग्रेशन के थ्रू किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है पैराबोला का इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा। अब ये कौन सा पैराबोला है उसका शेप क्या है
किस टाइप से बनेगा देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, पैराबोला किस टाइप से होगा, इस टाइप से रहेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का पैराबोला होगा। एक्स एक्सिस हमारी ये हो ही गई, लाइन्स दी हुई है हमें x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। अब ये दोनों लाइन क्या होंगी, y एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो स्टूडेंट x इक्वल टू -1 क्या होगा, ये वाली लाइन हो जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे क्या हो जाएगी x इक्वल टू -1 और एक लाइन क्या है x इक्वल टू 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगी y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 1। अब हमें एरिया फाइंड करना है जो बाउंड हो रहा है, तो कौन सा एरिया हो रहा है, ये वाला, और एक रहा ये वाला, ये। तो स्टूडेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका एरिया क्या होगा, लिमिट क्या लगेगी -1 से 1, y dx, तो ये कितना हो जाएगा -1 से 1, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर dx, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x³/3, इसमें लिमिट हम अप्लाई कर देंगे -1 से 1, तो जब 1 लगेगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट हमने 8th क्वेश्चन भी कर लिया जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड था और उसका हमने एरिया यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। आखिर 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इक्वल्स टू -4xy² और y0 की वैल्यू हमें गिवन है 1। तो स्टूडेंट इसमें पूछा है हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट इस 9th क्वेश्चन का आंसर होगा 0। जब भी हमसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा 0। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे 0 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यह हमें दिया हुआ है dy over dx इक्वल टू है -4xy²। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट टाइप है वो है वेरिएबल सेपरेबल। तो हम क्या करेंगे dy over y² इक्वल टू -4x dx। अब दोनों बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/y इक्वल टू, ये क्या रहेगा -4 तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा x²/2 प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा -1/y इक्वल टू हो जाएगा -2x² प्लस c। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, बट हमें क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और y0 की वैल्यू हमें दी हुई है 1। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे, तो यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी -1/y की वैल्यू 1, x की वैल्यू है 0, तो -2 × 0 प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से c की वैल्यू, ये हो गया -1 इक्वल टू 0 प्लस c। c की वैल्यू क्या आ गई -1। अब c, इस c की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन -1/y इक्वल टू -2x² -1। और चाहो तो आप माइनस को कैंसिल भी कर सकते हो, तो हो जाएगा 1/y इक्वल टू 2x² प्लस 1। तो स्टूडेंट हमसे तो सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट करने को बोला था, मैंने आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन भी बता दिया और इसमें इस पॉइंट को अप्लाई करके भी बता दिया, और फाइनल आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के भी दिखा दिया। अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में तो हमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इस 9th क्वेश्चन की चॉइस में एक और क्वेश्चन आया जो कि देखने में बहुत ही इजी है,
आपने पढ़ा भी होगा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस है। क्या लिखा है, फाइंड n इज द फॉलोइंग अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस y की पावर n अपॉन x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर। अगर आपको स्टूडेंट ध्यान हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा टाइप है, होमोजेनियस इक्वेशन। अब हमसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछी हुई है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3, डायरेक्ट बिना कुछ किए। अगर आपको होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म पता है तो न्यूमरेटर में क्या होगी, इसकी डिग्री 3 और डिनोमिनेटर में क्या डिग्री होगी, 2 और 1 3 और 1 और 2 3। तो न्यूमरेटर में भी डिग्री 3 होगी, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 3 होगी, तो डायरेक्ट देख के आंसर हो रहा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपका वेक्टर से रिलेटेड है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4 j कैप, यानी कि हमें इस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज दैट कोई वेक्टर है ए वेक्टर। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसको हम शो करते हैं ए कैप से, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो इस फॉर्मूले से हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होकर आ जाता है। अब इस केस में हमें ये वेक्टर दिया हुआ है, सपोज दैट हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ए वेक्टर है हमारे पास -3/4 जे कैप। अब हमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/4 जे कैप। सपोज दैट हम इसे बी एज्यूम कर लेते हैं, बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर तो ये है ना -3/4 जे कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर में निकालना है, तो यानी कि बी कैप, वो कितना हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है, 3/4 जे कैप अपॉन, अब स्टूडेंट इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई तो है नहीं, 0 का स्क्वायर, जे की वैल्यू ये रही 3/4 का स्क्वायर, के भी नहीं है तो 0 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3/4 जे तो ऊपर है कैप, और नीचे क्या आ जाएगा, 3/4 ही आ जाएगा। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जे कैप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे कैप। अब चलते हैं हम स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड में गिवन है 2y एंड -3j। अब स्टूडेंट हमें इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट अगर आपको ध्यान हो, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, और किसी भी ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स दी हो वेक्टर फॉर्म पे, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। तो ये हो जाएगा 2y कैप क्रॉस -3j कैप। अब स्टूडेंट अगर हम इसको देखें, हाफ ऐसे रहेगा। अब ये तो हो जाएगा -6। अब आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप इंटू जे कैप होता है के कैप, तो ये आ जाएगा के कैप। अब हमें इसका क्या निकालना है, मॉडुलस। तो स्टूडेंट इसका हम मॉडुलस कैसे निकालेंगे, आई कैप भी नहीं यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, जे कैप भी नहीं है, सिर्फ के कैप है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इनटू, ये हो जाएगा 0 + 0 + 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे 11th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एरिया क्या निकल के आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप गिवन दैट मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इक्वल्स टू 1। कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, ए कैप प्लस बी कैप इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर
इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू 1। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करेगा, ए कैप डॉट ए कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कैप का होल स्क्वायर प्लस, तो स्टूडेंट आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा होगा वेक्टर, ए कैप डॉट बी कैप करो या बी कैप डॉट ए कैप करो, एक ही बात है, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल होगा बी कैप डॉट ए कैप के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये क्या है, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, और ये भी क्या है, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। तो क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 1 प्लस ये ऐसे रहेगा 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1 इक्वल टू 1, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया 2 ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया था, 0 -1 तो -1, तो यहाँ से क्या निकल के आया ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू -1/2। ए कैप डॉट बी कैप क्या होता है, मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा -1/2। अब यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 1 डॉट कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री, या इसी को रेडियन फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं 2π/3। तो स्टूडेंट 12 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया 2π/3। तो स्टूडेंट आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो स्टूडेंट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। अब देखते हैं क्वेश्चन 13 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड डिसीज ऑफ द नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है 13 ये 3D ज्योमेट्री पे बेस्ड है। अब करते हैं हम इसे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड डिसीज ऑफ द नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन। तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, डिसीज ऑफ द नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन। हम पे वाईजेड प्लेन ये रहा, अब वाईजेड प्लेन के नॉर्मल का हमें डीसी फाइंड करना है। तो वाईजेड प्लेन के नॉर्मल क्या है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो यानी कि नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ये 13 क्वेश्चन है, तो यानी कि नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट और एक्स एक्सिस की डीसीज हमें पता होते हैं, अगर आपने 3D ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो क्या लिखेंगे हम, डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा 1 0 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1 0 0, ये इसके डीसीज हो जाएंगे नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x + 3/3 इक्वल टू y - 1/-1 इक्वल टू z - 5/-5 कट्स द xy प्लेन। तो स्टूडेंट ये भी 3D ज्योमेट्री पे बेस है, तो इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। अब ये हमें लाइन दी हुई है, लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 3/3 y - 1/-1 z - 5/-5। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे, और जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं हम, इसको इक्वल कर देंगे लैम्डा के।
अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लैम्डा माइनस 3, वाई की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 और जेड की वैल्यू माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे किसकी, एक्स वाई प्लेन की। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब एक्स वाई प्लेन की बात होगी तो जेड हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से जेड की वैल्यू क्या है माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी 1। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे एक्स यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमें एक्स वाई जेड मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 माइनस 3 0, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 प्लस 1 0, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5 प्लस 5 0। और हमसे क्या पूछा है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यानी कि ब्रैकेट में 0, 0, 0। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे 14 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 15 क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पे बेस। तो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, बट अगर नहीं पढ़ी हुई है तो मैं इस क्वेश्चन को आपको इजी वे में सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। If both of them try to solve the problem independently, what is the probability that the problem is solved? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि ए के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/3। तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब बी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/4। तो यहाँ से हम लिख लेंगे पी बी इक्वल्स टू 1/4। अब स्टूडेंट हमसे क्या बोला है कि इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अब दोनों को क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इंडिपेंडेंटली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए के प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। और पी बी डैश यानी कि बी के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो स्टूडेंट हम फाइनली क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी को। तो वो क्या आ जाएगी यहां से P नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये कितना आ जाएगा यहां से पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो ये यहां से क्या निकल के आ गया 2/3 इंटू 3/4। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/4 यानी कि 1/2। अब ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई, नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम, बट हमें किसकी निकालनी है, सॉल्विंग प्रॉब्लम की, यानी प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे, सॉल्विंग प्रॉब्लम की। तो ये यहां से निकल के कितनी आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि ये कितनी है 1/2। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1/2। तो स्टूडेंट ये हमारा 15 क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। हमने क्या किया, हमें निकालनी थी प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फाइंड किया कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमने फाइंड की यहाँ से 1/2। अब हमें निकालनी थी किसकी प्रोबेबिलिटी की, प्रॉब्लम सॉल्व होने की। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया 1/2। अब बढ़ते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 50%। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक। तो ये हमें फाइंड करना है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 16। प्रोबेबिलिटी है रेन होने की, क्या दे रखी है हमें 50%।
50% क्या होता है 1/2। अब हमसे पूछा क्या है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, यानी कि एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 days। 7 days में से पूछ रहा है कि फर्स्ट 4 days में रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट रेन, 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी, रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेन होने की 4 days तक, तो ये क्या हो जाएगा ½ की पावर 4 इनटू, अब बाकी वीक में 3 days बच गए, तो उन 3 days में क्या हो रही है, रेन नहीं हो रही है, तो रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो ये इनटू हो जाएगा 1/2 की होल पावर 3। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, ½ की पावर 7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7। तो स्टूडेंट ये वो हमारे 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मैथ्स से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो देख सकें। और स्टूडेंट अगर आपकी मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।